प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषाएं, इसके बारे में जाना। इस व्याख्यान में हम कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्यपालिका की कार्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रादुर्भाव से सरकार के उत्तरदायित्वों में भी वृद्धि हुई है। आज सरकार ऐसे कार्य करने लग गई है जो पहले किसी भी संस्था के द्वारा नहीं किए जाते थे। इन कार्यों की प्रकृति राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, ढांचे व राजनीतिक कार्यपालिका की स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करती है। कार्यपालिका द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को प्रत्येक देश में अलग अलग है। सांवैधानिक तौर पर तो कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों का क्रियान्वयन करना या उन्हें अमली जामा पहनाना है। लेकिन आज कार्यपालिका वास्तविक रूप में अनेक कार्य करती है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों के बारे में अब हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला जो इसका कार्य या शक्ति है वो है प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक तथा नीति संबंधी निर्णय लेती है। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए वह महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति करती है। प्रशासन को चलाने के लिए सभी आवश्यक विभागों की स्थापना भी करती है। सभी विभागों पर अपना नियंत्रण, निर्देशन व निरीक्षण बनाए रखने की भी व्यवस्था कार्यपालिका ही करती है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को अपने प्रशासकीय कार्य अधिक कुशलता से करने पड़ते हैं। इनमें मंत्रिमंडल नामक संस्था के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन करना होता है, जबकि अध्यक्षात्मक देशों में राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालक होने के नाते समस्त प्रशासन का अधिकृत प्रशासक होता है। सभी महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियों व प्रशासनिक अधिकारियों पर उसी का नियंत्रण रहता है। देश के अंदर प्रशासन पर कार्यपालिका का ही वास्तविक नियंत्रण रहता है। दूसरा जो कार्य है कार्यपालिका का वो है विदेश नीति का संचालन। आज का युग अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता का युग है। दूसरे देशों से व्यापारिक तथा कूटनीतिक संबंध बनाए रखना प्रत्येक राष्ट्र की मजबूरी है। परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के बाद तो विदेशी संबंधों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ये कार्य अब कार्यपालिका के हाथों से ही संपन्न किए जाते हैं। विदेशों में विदेश नीति के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजनयिकों का स्वागत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व, विदेशी संबंधों को सुसंगत बनाए रखने के लिए की जाने वाली संधियाँ व समझौते, सांस्कृतिक, शैक्षिक व व्यापारिक गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण आदि समस्त कार्य कार्यपालिका के ही कार्य हैं। राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में कार्यपालिका का बहुत अधिक हाथ होता है। यद्यपि विदेश नीति के संचालन में विधायिका का भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य होता है, लेकिन वो औपचारिकता तक ही सिमट कर रह जाता है। युद्ध काल में तो कूटनीतिक संबंधों को गति देने के लिए सक्रिय कार्यपालिका की आवश्यकता अधिक अनुभव की जाती है। भारत में विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमेरिका में इस कार्य में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। तीसरा जो कार्य है कार्यपालिका का वो है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। संसदीय देशों में व्यवस्थापन का कार्य कार्यपालिका के सहयोग से विधायिका द्वारा ही किया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक देशों में यह कार्य विधायिका के द्वारा स्वतंत्र रूप से निष्पादित किया जाता है। अध्यक्षात्मक व संसदीय सरकार में कानून को मूर्त रूप देने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका प्रत्येक व्यवस्थापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में ही निभाती है। यहाँ पर वह कानूनों का निर्माण और उसे लागू करना दोनों ही कार्यों को पूरा करने में सक्षम होती है। पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण व्यवस्थापन प्रक्रिया से उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसका सत्रावसान, स्थगन तथा विघटन कार्यपालिका ही करती है।
कार्यपालिका ही विधेयक पेश करती है और उसे संसद में पारित कराती है। व्यवस्थापन कार्य में कार्यपालिका नीति संबंधी सूचनाएं व्यवस्थापिका की सलाह मानने को बाध्य नहीं होती, लेकिन आजकल कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार के व्यवस्थापन संबंधी कार्यों को कार्यपालिका कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य करती है। अपनी प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। विधायिका के अधिवेशन न चलने की स्थिति में कार्यपालिका अध्यादेश की भी जारी कर सकती है। चौथा कार्य कार्यपालिका का वह सैनिक कार्य। युद्धकाल या शांति काल में देश की सैनिक शक्ति को संगठित रखना व संचालन करने का अधिकार भी कार्यपालिका के हाथों में ही होता है। राष्ट्रपति सेनाओं का वास्तविक कार्यपालक होता है। उसे सेनाओं के गठन, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति और युद्ध का नेतृत्व करने का अधिकार होता है। वह राष्ट्रीय सम्मान व सुरक्षा के लिए युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। संसदीय सरकार में तो उसे मंत्रिमंडल या विधायिका की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में उसे स्वतंत्र रूप से सैनिक कार्यों के संचालन का अधिकार होता है। युद्ध काल में कार्यपालिका देश के निवासियों को अनिवार्य सैनिक सेवा देने को बाध्य भी कर सकती है। अमेरिका में अफगानिस्तान और इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही की थी। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए यह उसका निर्णय राष्ट्रपति बुश का ही स्वतंत्र निर्णय था। इस तरह सैनिक कानून लागू करने और संकट काल की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति या कार्यपालिका को ही है, चाहे वह औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक। युद्ध काल में कार्यपालिका की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तानाशाही देशों में तो कार्यपालिका का सैनिक कार्यों पर सर्वाधिकार हो जाता है। शांति काल में भी देश की सेनाओं का पर वास्तविक नियंत्रण कार्यपालिका का ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अब पांचवा कार्य है कार्यपालिका का, वह है वित्तीय कार्य। आज देश के वित्त पर भी कार्यपालिका का कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रहता है। आय व्यय पर व्यवहारिक नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का ही होता है। सिद्धांत रूप में तो यह कार्य विधायिका का है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होने के कारण नई टैक्स लगाने, टैक्स हटाने या टैक्स घटाने के बिल प्राय कार्यपालिका ही पेश करती है और उन्हें पास करा लेती है। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यपालिका के अंतर्गत एक वित्त विभाग रहता है। कार्यपालिका प्रत्येक विभाग के वित्त पर नियंत्रण भी रखती है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी कार्यपालिका बजट तो पेश नहीं करती, लेकिन बजट को अपनी देखरेख में ही तैयार कराती है। अमेरिका में बजट का निर्माण राष्ट्रपति की ही देखरेख में होता है। भारत में वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। इस तरह कार्यपालिका कुछ वित्तीय कार्य भी करती है। छठवां कार्य है वह कार्यपालिका के न्यायिक कार्य। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास अपराधी की सजा माफ़ करने या घटाने का पूरा अधिकार होता है। यद्यपि लोकतंत्र में इस शक्ति को खतरे की निशानी समझा जाता है, लेकिन आज न्यायपालिका के अधिकार का भी कार्यपालिका द्वारा कुछ न कुछ प्रयोग अवश्य किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है या आजीवन कारावास में उसको बदल सकता है। इससे न्यायपालिका की शक्ति का ह्रास अवश्य होता है। सातवां जो कार्य है वो है नीति निर्माण करना। कार्यपालिका का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना भी है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति निर्धारण करके संसद के सामने प्रस्तुत करती है। अध्यक्षात्मक सरकार में वह अपनी नीतियों की स्वतंत्र निर्धारक होती है। कार्यपालिका ही देश की आंतरिक और बाहरी नीति का निर्धारण करती है और उसी के आधार पर शासन चलता है। नीतियों को लागू करना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। आठवां जो कार्य महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका का, वो है कार्यपालिका के संकटकालीन कार्य, इमरजेंसी फंक्शंस। संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। सैनिक संकट, विद्रोह, बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा को खतरा या आर्थिक संकट के पैदा होने की स्थिति में कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ऐसे समय में वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन भी कर सकती है
और देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा भी कर सकती है। इन शक्तियों के कारण व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास होने लगता है। नवा कार्य है कार्यपालिका का, वो है कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस। प्रत्येक देश में राजनीतिक कार्यपालिका कुछ न कुछ राजनीतिक कार्य अवश्य करती है। इनमें प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, विचार विमर्श व निर्णय, निरीक्षण व नियंत्रण आदि कार्य शामिल हैं। राजनीतिक समाज में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं का संयोजन व एकीकरण करना भी कार्यपालिका ही करती है। विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देना व उनमें सामंजस्य बिठाना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका देश व समाज को नेतृत्व देने का भी कार्य करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्णय देना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका की निर्णयकारी भूमिका के कारण आज उसकी शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। अब हम कार्यपालिका के आर्थिक कार्यों के बारे में विचार करेंगे। आज का युग कल्याणकारी राज्यों का युग है। आज सभी सरकारें लोकहित के कार्य करने को मजबूर हैं। इसी कारण में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने के प्रयास भी करती है। इस आर्थिक योजना पर कार्यपालिका का ही पूर्ण नियंत्रण रहता है। देश को संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण होने के कारण कार्यपालिका का महत्व भी बढ़ रहा है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग जैसे विषयों पर कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ रहा है। आय और व्यय पर नियंत्रण रखने के साथ साथ आर्थिक साधनों की उत्पादन और वितरण प्रणाली पर भी कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार जीवन के हर क्षेत्र तक है। राज्य के कल्याणकारी आदर्श, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, वित्त व्यवस्था, विधि निर्माण, सैनिक कार्यों का संचालन, प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्य करना आदि के रूप में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व बढ़े हैं। आज प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी संबंधों के संचालन से लेकर आर्थिक गतिविधियों के नियंत्रण तक कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का ही विस्तार है। आज कार्यपालिका को सही शासन का लाभ देने व आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज कार्यपालिका के संवैधानिक, संकटकालीन व राजनीतिक कार्यों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में अभूतपूर्ण भूमिका है। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका के कार्यों को बहुआयामी बताया है। उनके अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रशासकीय, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैनिक, राजनीतिक व आर्थिक कार्य आ जाते हैं। सार रूप में देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोक कल्याण के आदर्श को प्राप्त करना तथा विदेशी नीति का सफल क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का ही कार्य है।